वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, द इन्फ्लेशन रेट, calculating the consumer price index and the inflation rate, an example, real and nominal interest rate, and more related concept of the index number. Measuring the cost of living. Inflation refers to a situation in which the economy's overall price level is rising. The inflation rate is percentage change in the price level from the various period. अब देखिए, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको मैं ब्रॉड कंसेप्ट इन्फ्लेशन का बताता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जनरली हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो रेज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट मीन्स महंगाई बढ़ती है तो वो सिचुएशन हमारी इन्फ्लेशन कहलाती है। मगर ऐसा नहीं होता। अगर हम इकोनॉमिक कंसेप्ट से, इकोनॉमिक व्यू से सोचें तो इकोनॉमिक्स इज अ प्रॉब्लम्स वेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिक्रीज ड्यू टू द कंपेरेबिलिटी ऑफ अदर नेशंस। कि जब आपके करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, उसका इंपैक्ट जो है महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तो करेंसी की वैल्यू कम होने के कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। और नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी बट एंटायर इकोनॉमी के अंदर ये इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर प्राइस रेजिंग लेवल होता तो एक कमोडिटी का रेट बढ़ता, दो का बढ़ता, पूरे देश में जितनी भी कमोडिटीज होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है, सबका रेट बढ़ता है। इसलिए क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। इस वजह से आपके रेट बढ़ते हैं और इस सिचुएशंस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंट चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। और जब हम इसको मेजर करते हैं तो हाउ डू यू मेजर द इन्फ्लेशन? परसेंट इंक्रीजेस कंपेरेबली टू द प्रीवियस ईयर। कि सपोज पिछले साल किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट 10 रुपए थी और इस साल वही कमोडिटी आपको 12 रुपए में मिल रही है, तो कितना इन्फ्लेशन हुआ? 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100, आपका 20% जो है इन्फ्लेशन हो गया, 20% आपकी चेंज आ गई। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय ए टिपिकल कंज्यूमर। कि कंज्यूमर के द्वारा जितने भी गुड्स और सर्विसेज परचेज किए गए हैं उनकी कॉस्ट का मेजरमेंट करना कंज्यूमर इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स द सीपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन एवरी और ईच मंथ। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम। और ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमें यह पता लग जाता है कि हाउ मच कॉस्ट इज रेज ऑफ ए कमोडिटी इन एंटायर इकोनॉमी। कि कितना बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, कितनी कॉस्ट कंज्यूमर के लिए बढ़कर के आ रही है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको कंट्रोल करना। तो उसके लिए जो है हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं और उससे ट्राई करते हैं कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। एग्जाम्पल ऑफ सीपीआई इन एक्शन:
CPI is also called the consumer price index. Try and figure how the CPI is biased. Problem measuring the cost of living. The CPI is an accurate measure of the selected goods that make up the typical bundle, but it is not a perfect measure of the cost of living. There are so many problems identified at the time to collecting the index number. सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम होती है बेस ईयर की, कि हम कौन से ईयर को बेस ईयर बनाएं और कौन से ईयर को करंट ईयर बनाएं. प्राइस बायस्ड होता है क्योंकि मार्केट जो है हमारे डिफरेंट फॉर्म में होता है. इम्परफेक्ट मार्केट की बहुत सारी फॉर्म होती है. कहीं पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, कहीं पर मोनोपोली होता है, कहीं पर डिओपोली होता है, कहीं पर इम्परफेक्ट मार्केट होता है. प्राइस भेदभाव होने की संभावना होती है. इसके बाद क्वांटिटी परचेज्ड, क्वांटिटी की प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती है. क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर, वो कितना है. तो इस तरह से देयर आर सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजिंग एट द टाइम टू कलेक्टिंग द प्राइस इंडेक्स, लाइक सब्स्टिट्यूशन बायस. सब्स्टिट्यूशन का बायस भी इसमें मेजर भूमिका निभाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी. किस कमोडिटी का एग्जैक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन है और क्या है. जैसे अगर हम चाय और कॉफी की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन है. कुछ लोग दूसरे तरह की चाय भी पीते हैं, जैसे कोई तुलसी डाल करके चाय पीता है, कोई शुगर फ्री चाय पीता है. जो शुगर फ्री चाय पिएगा वो उस चाय को थोड़ी पिएगा जो पहले पी रहा था, तो उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी डिमांड कम हो जाएगी और वो जो है वहां से शिफ्ट होकर के शुगर फ्री चाय की तरफ चला जाता है, कॉफी की तरफ नहीं जाता. तो दैट्स व्हाई क्रिएट अ प्रॉब्लम्स. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, नए नए गुड्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर. पहले हम जिन एग्जिस्टिंग गुड्स का कंपैरिजन करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे थे, लेकिन अब नए गुड्स आ गए, उनको किससे कंपेयर किया जाए. नई टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू डिमांड क्रिएट हो गई, अनमेजर्ड क्वालिटी चेंजेज हो गए, जो हमें पता ही नहीं है कि कितनी क्वालिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. Because of these problems, the CPI tends to overstate the true cost of living for the most individuals. The consumer price index, when the CPI raises, अगर cost of price index बढ़ते हैं, the typically family has to spend more dollars or more rupees to maintain the same standard of living. जब आपका cost of price index बढ़ता है तो हर कोई आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए पहले से ज्यादा खर्च करता है. और उसका इंपैक्ट ये होता है कि आपकी सेविंग कम हो जाती है. सेविंग कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट के चांस कम हो जाते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट के चांस कम हो जाते हैं तो किसी भी नेशंस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो ग्रोथ रुक सकता है, क्योंकि ग्रोथ जो है डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग, सीपीआई फॉर होनोलुलु एंड यूएसए सिटीज, अगर हम इसकी बात करते हैं, हाउसिंग कॉस्ट, ये सभी जो है इंक्रीजिंग इन ऑर्डर मिलेंगे. हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड. फिक्स द बास्केट. सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस ईयर को फिक्स करना है. डिटरमाइन व्हाट प्राइसेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द टिपिकल कंज्यूमर. सबसे पहले हमें बास्केट बनाना है कि कौन सा प्राइस किस कंज्यूमर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS आइडेंटिफाइज ए मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
The typical consumer buys. The BLS conduct monthly consumer surveys to set the bid for the prices of those goods and services. तो ये दो काम ब्यूरो को करने पड़ते हैं. पहला काम क्या है? मार्केट के अंदर बास्केट को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा काम कंज्यूमर सर्वे करना कि कंज्यूमर कितने प्राइस पर कितना गुड्स खरीदने के लिए बिलिंग है या तैयार है या खरीदता है. हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड? फाइंड द प्राइस. उसके बाद प्राइस को फाइंड करना है. फाइंड द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बास्केट फॉर ईच पॉइंट इन टाइम. हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए? कंप्यूट द बास्केट कॉस्ट. पहले बास्केट कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे. देन यूज द डेटा ऑन प्राइसेस. जो प्राइस का डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग समय पर कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो डेटा है उसको हम यूज करते हैं. हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड? चूज ए बेस ईयर. पहले बेस ईयर चूज करेंगे एंड कंप्यूट द इंडेक्स. और उस ईयर के इंडेक्स को हमें कंप्यूट करना है. अब यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि बेस ईयर हम किसको माने? जस्ट प्रीवियस ईयर को या प्रीवियस ईयर से पहले ईयर को? यह सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है. देन designate one year as the base year, making it the benchmark against which other years are compared. क्योंकि उससे जो बेस ईयर आपका होगा उससे आप दूसरे ईयर्स के इंडेक्स को कंपेयर करेंगे. कंप्यूट द इंडेक्स बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ द बास्केट इन वन ईयर बाय द प्राइस इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100. सपोज the price of base year is P0 and weight is W. यानी P0 प्राइस पर हम W क्वांटिटी खरीद रहे थे बेस ईयर में, और अब जो है P1 प्राइस पर भी हम W क्वांटिटी खरीदते हैं. तो द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड एज P1W डिवाइडेड बाई P0W मल्टीप्लाई बाई 100. इस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. देन हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड? कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट को भी कंप्यूट करना है. द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग ईयर्स. द इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस formulas. इन्फ्लेशन रेट इन ए ईयर 2, cost price index in year 2 minus cost price index in year 1 divided by cost price in year 1 multiply by 100. अब यहां पर ईयर 1 की अगर हम बात करें तो ईयर 1 क्या है? आपका बेस ईयर है. एंड ईयर 2 इज कंपेयर बाय द बेस ईयर, कि जिस ईयर से को आप कंपेयर कराना चाहते हैं उसको हमने यहां ईयर 2 लिया है, और जिस ईयर के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं वो ईयर 1 है. सो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100. इससे हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द इन्फ्लेशन रेट. एन एग्जांपल, बेस ईयर इज 1998 सपोज, एंड बास्केट ऑफ गुड्स इन 1998 कॉस्ट $1200. द सेम बास्केट इन 2000 कॉस्ट $1236. So basket of goods in 2004 cost $1400. So CPI for 1998 cost price index equal to $1200 divided by $1200 multiply by 100, which is equal to 100. And CPI for 2000 equal to $1236 divided by $1200
multiply 100 which is equal to 103, and CPI for 2004 equal to $1,400 divided by $1,200 multiply by 100 which is equal to 160. Prices increased 3% between 1998 and 2000, ये आपका कंक्लूजन है, and increased 16% between 1998 and 2004. Another example, cost of parity. And our GDP deflator. The GDP deflator is calculated as follows. GDP deflator equal to nominal GDP divided by real GDP multiply by 100. तो ये आपका GDP deflator है. इसके बाद अदर प्राइस indices or indexes. The BLS calculates other prices indices. The indexes for different regions within the country. The producer price index, which measures the cost of a basket of goods and services bought by firms rather than consumers. What is the CPI's basket? CPI's basket किस तरह से हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स की बास्केट को? As per the figure, you have seen that the green part is 40%, then blue is 16%, then next is 17%, then 6%, then 5%, then 6%, then 5%, then 5%. तो इस तरह से हमने वेरियस कमोडिटी को वेरियस पार्ट्स में डिफाइन किया है. सबसे हायर पार्ट्स आपका 40% जो है हाउसिंग का है, कि हाउसिंग की कॉस्ट रेज हुई है 40%. सेकंड 16% फूड ग्रेन और बेवरेजेस, देन 17% आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, देन 6% मेडिकल केयर, देन 5% अपैरल, देन 6% आपका जो इंक्रीज हुआ है वो है आपका रिक्रिएशंस, देन 5% अदर सर्विसेज, एंड देन अदर 5% एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. तो इस तरह से हम एक मेजरमेंट करते हैं कि किस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में किस रेट से इंक्रीज हो रही है और उसके प्राइस किस रेट से बढ़ रहे हैं. डॉलर फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स. प्राइस इंडेक्सेस आर यूज्ड टू करेक्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयरिंग डॉलर फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स और कंपेयरिंग रुपीज फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स. किसी भी करेंसी का, ये जरूरी नहीं है कि हम डॉलर से ही कंपेयर कराएं. किसी भी कंट्री में उसकी जो बेसिक करेंसी होती है उससे गवर्नमेंट को पता लग जाता है, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर पाती है कि इन्फ्लेशन रेट कितना ज्यादा हो रहा है, लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्या उसके टूल्स होंगे और क्या कारण है उसके बढ़ने के. ये सभी क्वेश्चंस के आंसर गवर्नमेंट इंडेक्स नंबर से फाइंड करती है. And now do the following to convert inflate Bev-Rux wages in 1931 to dollars in 1999. Salaries in 1999 equal to salaries in 1931 multiply price level in 1999 divided by price level in 1931. तो इस तरह से आपके सैलरी की परसेंटेज निकल करके आ जाती है कि सैलरी कंपेरेबली ऑफ 1931 से लेकर के 1999 तक कितने परसेंट सैलरी में इंक्रीज हुई है.
Then do the following to convert or inflate wages in 1931 to dollars. Salaries 1999 equal to salaries 1931, multiply price level in 1999 divided by price level in 1931. This implies by basic salary $80,000 per year, multiply by 166 divided by 15.2. So the expected salary becomes in 1999 equal to $8,73,684 होनी चाहिए. If I want to know how much salary I would need to match the cost of living in another location, this is the formula. Honolulu salary in Boston's dollar equal to Honolulu salary multiply cost price index of Boston divided by cost price index of Honolulu. Real and nominal interest rate. Interest represents a payment in the future for a transfer of money in the past. And now real and nominal interest rate. The nominal interest rate is the interest rate not corrected for inflation. जो इन्फ्लेशन से करेक्ट नहीं किया जा सकता वो आपका नॉमिनल रेट होता है, या इन्फ्लेशन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉमिनल रेट होता है. इट इज द इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक पेज, और वो बैंक जो पे करती है यह वो रेट होता है. द रियल इंटरेस्ट रेट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दैट इज करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से करेक्ट किया जा सकता है. रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट. दैट मीन्स अगर इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रियल इंटरेस्ट रेट from nominal, then inflation rate is to be deducted from the nominal interest rate. And now you borrowed rupees, suppose you borrowed rupees $1,000 for 1 year, nominal interest rate was 15%, during the year inflation was 10%. Therefore the real interest rate equal to nominal interest rate minus inflation. This implies by 15% minus 10%, which is equal to 5%, is your real inflation rate. And now do it yourself. Question number 1. What is consumer price index? Consumer price index क्या होता है and how it is calculated, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर आपको वेरियस फॉर्मूलाज देने हैं. कंज्यूमर इंडेक्स को आप जो है स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शो कर सकते हैं. जैसे इसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स नंबर हमारे दिए गए हैं. जैसे आपका पास्टीज इंडेक्स नंबर होता है जिसका फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है. इसी तरह से लैस्पियर का फॉर्मूले से आप इसको शो कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100. अनदर फॉर्मूला आपका फिशर इंडेक्स होता है, विच इज इक्वल टू रूट सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100. तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेरियस फॉर्मूला से. देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस टू मेजरिंग इंडेक्स नंबर. एंड सेकंड क्वेश्चन इज देयर कि इंडेक्स नंबर निकालते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है. एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 4, सेशन नंबर 3. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग.